नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी ममता के मोर्चे से कांग्रेस आउट क्या, यह बड़ा सवाल। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल महाराष्ट्र दौरे पर उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और इस दौरान यूपी के अस्तित्व, जी हां, यूपीए के अस्तित्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अब यूपीए जैसा कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर समय विदेश में रहकर कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यानी 2024 में ममता अपने आप को पीएम दावेदार बताने की कवायद में जुट गई हैं और इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय छत्रपों की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। हालांकि ऐसी कवायद आपने देखा था कि वो पहले भी कर चुकी हैं, लेकिन वो रंग नहीं लाई। मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और बाद में एन वक्त पर उनका सभी ने साथ छोड़ दिया था। तो क्या इस बार ममता कुछ कमाल कर पाएंगी या ये दौड़ भी बेकार साबित होगी? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन ये बहस जिस बयान से उठी और उस पर कैसी सियासत हो रही है वो सुन लीजिए। इसको अलग रख के हो सकता है का देश भर। देखो सरोज जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। अब बयानों का सिलसिला शुरू हुआ तो इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि यह बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग है। यह कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यूपीए कहां है, यूपीए कौन है? देखो, पहले तो यूपीए उल्टा पुल्टा अलायंस था। अब जो है यूपीए उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। ऐसा एक्सचेंज जिसका कि हर दिन शेयर जो है वो धड़ाम से गिर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग। चलने दीजिए। ममता बनर्जी एक तीसरी फोर्स नहीं लगता सर बन रही है आगे और आप लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है? हमने इसीलिए तो कहा बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जो है वो जनाधार के जागीरदारी की जंग है। तो विपक्ष का चौधरी बनने के लिए जो है वो चौधराहट की जंग है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? और वही ममता के बयान पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी सुन लीजिए। कि भतीजे को ईडी ने बुलाया बंगाल के कोयला घोटाले, गाय घोटाले की मामले में, और ईडी के दफ्तर में 9 घंटे तक तफ्तीश के दौरान उनके भतीजे को पूछताछ किए गए थे। और ईडी दफ्तर से निकलते ही वो उनके भतीजे ने कांग्रेस पार्टी की खिलाफ बोलना शुरू कर दी। मतलब ईडी के दबाव के चलते आपका आरोप है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर या कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं मोदी जी को खुश करने के लिए। तो दीदी कह रही है यूपीए जैसा कुछ नहीं है, बीजेपी कह रही है बिना जनाधार के सब कुछ है, कांग्रेस का अपना मत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंगाल बीजेपी स्पोक्स पर्सन सौरभ सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं और टीएमसी लीडर शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। साथ ही मेरे दो सहयोगी संजीव त्रिवेदी विजय चौक से हमारे साथ मौजूद है। विजय चौक से ही कुमार गौरव भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले संजीव त्रिवेदी, मैं आपके पास आ रही हूं। यूपी के अलग अलग नेताओं से मिलकर मोर्चाबंदी कर रही है दीदी, तो क्या कांग्रेस को कमजोर कर 2024 के लिए खुद को तैयार किया जा रहा है? देखिए विपनेश, एक बात हमेशा भारतीय राजनीति में देखी गई है और वो है कि रह रहकर समय समय पर तीसरे मोर्चे की कवायद। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1967 के बाद की जो राजनीति हमारे देश में है उसमें रह रहकर एक तीसरा मोर्चा सर उठाता है, वो हमेशा से रहा है। आज की तारीख में एक तरफ कांग्रेस और उसके नेतृत्व में बहुत से विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, दूसरे ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल खड़े हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी वो कोशिश कर रही हैं जिसमें सबसे पहले शुरुआत तो तीसरे मोर्चे के तौर पर होनी चाहिए और फिर वो कांग्रेस की
कि उस जगह को लेना चाहती हैं जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन का है। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं विपनेश। पहली तो ये है कि हमेशा से ये देखा गया है कि जो सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्र में जो ताकत होती है, वो किसी दूसरे केंद्र की ताकत द्वारा हराई नहीं गई है, वो राज्यों से ही हराई गई है। ये अपने आप में हकीकत है भारतीय राजनीति की कि धीरे धीरे जो छत्रप होते हैं वो राज्यों में हराना शुरू करते हैं और उसके बाद वो केंद्र में हार होती है। और कांग्रेस के मामले में हमने ऐसा देखा है कि जब राज्यों में उसकी हार होनी शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने उसे केंद्र में हरा दिया। लेकिन दूसरी बात जो है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोई भी कोशिश या कोई भी बयान जो होता है उसका संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब इस वक्त जब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अब तो यूपीए है ही नहीं, तो संदर्भ ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने कांग्रेस और यूपीए का जो नेतृत्व है वो छिन्न भिन्न हो चुका है, मुझे मौका दीजिए। इसका अर्थ ये हो जाता है कि गैर भाजपा वोट जो होंगे उसमें कांग्रेस के साथ कुछ जो लोग हैं वो तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ नए फ्रंट की जरूरत है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो मोर्चा है उस मोर्चे में दरार आ गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा होगा, जो वोट होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ही इस बयान से फायदा होगा, बहस इस बात की आज से शुरू होती है। जी ओके संजीव, आते हैं आपके पास। कुमार गौरव, मैं मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि कोई जनाधार नहीं है, एक कोशिश हो रही है, वो भी फेल हो जाएगी। और क्या जानकारी है बीजेपी की तरफ से और क्या रिएक्शन आ रहे हैं? ऐसे लग रहा है दीदी खुद को तैयार कर रही हैं, 24 में प्रधानमंत्री के सामने होंगी दीदी। देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे एक कोशिश जरूर है ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि बंगाल में जब बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी और पूरा था कि 300 से पार 250 से पार वो सीट वहां पर लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या हुआ? हालांकि बीजेपी की भी बंगाल में 70 सीटें बढ़ी, 3 सीट से वो 73 सीट तक पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी ने बाकी फोर्सेज की संख्या को घटाते हुए अपने सीटों में भी 4-5 सीटों का इजाफा किया। उसके बाद रही बात कांग्रेस की, तो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति क्या है? जो एक मुख्य अपोजिशन का जो चेहरा होना चाहिए कांग्रेस में वो नहीं दिखता, क्योंकि राज्यों में लगातार उसे हार मिली है और पार्टी के अंदर भी आप लगातार आंतरिक कलह है। तो जो ममता बनर्जी के करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि देश में अभी सत्ता के बाद विपक्ष के तौर पे एक वैक्यूम है, एक जगह खाली है, विपक्ष का कोई मजबूत चेहरा नहीं दिख रहा। तो आपको, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव से लेकर बाकी समय में भी प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं और चुनावी रणनीति को तैयार करते हैं। तो ये शायद प्रशांत किशोर की ही रणनीति है कि ये जो वैक्यूम है, कांग्रेस मुख्य तौर पर विपक्षी दल की भूमिका में नहीं दिख रही है, उस भूमिका में ममता बनर्जी को प्लांट किया जाए। और इसी की कोशिश के तहत ममता बनर्जी पूरे देश का चक्कर लगा रही है, तमाम राज्यों में जा रही है, छोटे राज्यों में खासकर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कल वो महाराष्ट्र में, मुंबई में भी जो एक तरह से कह सकते हैं कि यूपीए के जो तारनहार थे शरद पवार, उनसे मिली और कहीं ना कहीं समर्थन मांगा। तो ये एक कोशिश है ममता बनर्जी की तरफ से कि जो एक जगह खाली हुआ है विपक्ष के तौर पर, कांग्रेस जो कमजोर हुई है और वहां जो स्पेस है उस स्पेस को फिल किया जाए। इसका असर आपको संसद में भी देखने को मिला। विपक्षी दलों की बैठक से कई मौकों पर टीएमसी नदारत रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को मोटे तौर पर हालांकि बहुत ज्यादा चिंता अभी नहीं दिखती ममता बनर्जी से, लेकिन हाँ, उन्हें यह जरूर लगता है कि जो छोटे राज्य हैं, त्रिपुरा हो गए या गोवा जैसे राज्यों में टीएमसी उनके लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन बीजेपी को बीजेपी का मिशन ये था, पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये जो मिशन है, एक कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ भी जो बीजेपी का एजेंडा था उसको तो बढ़ाएगा ही। बीजेपी के लिए चिंता थोड़ी जरूर है, लेकिन उसके लिए फायदे की बात यह है, बीजेपी आंतरिक तौर पर यह सोचती है कि चूंकि केंद्र में मुख्य तौर पर विपक्षी दल अभी तक, अगर देखा जाए 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं या इससे पहले भी जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त भी ये लगता था कि मुख्य तौर पे कांग्रेस यहाँ पे है विपक्ष के तौर पे जब आप लोग एनडीए सत्ता में होती है। लेकिन अब अभी वो जगह खाली है और कांग्रेस का एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में जनाधार रहा है सब दिन से। और ममता बनर्जी एक राज्य से जुड़ी हुई नेता है और ममता अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करती है केंद्र में मुख्य विपक्षी फोर्स के तौर पर, तो इससे भाजपा को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी को अभी काफी लंबा सफर तय करना होगा पूरे देश भर में अपना जनाधार बनाने के लिए। तो विपक्ष की ये जो टूट है वो कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाता है, जबकि विपक्ष के लिए ये टेंशन की बात है। बहुत टफ फाइट है। पश्चिम बंगाल में 40-42 सीटें हैं लोकसभा की, और इसके तहत इसको लेकर कहां पहुंचेंगी ममता बनर्जी, यही सवाल है।
शुभांकर भट्टाचार्य, मैं आज आपसे शुरुआत कर रही हूं चर्चा की। जिस यूपीए का हिस्सा रहे, आज आप उसको कह रहे हैं कि कोई यूपीए जैसा नहीं है, विदेशी दौरे करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। क्या करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? क्या प्लानिंग है? शुभांकर जी, चलिए शुभांकर जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए। इतनी पुरानी पार्टी, केंद्र में आप नेतृत्व करते रहे, विपक्ष का बड़ा चेहरा रहे हैं। ममता बनर्जी ललकार रही हैं, कह रही हैं विदेशी दौरों से नहीं चलेगा काम, बहुत मौका दे दिया, नहीं लड़ पाए तो क्या करें, यूपी जैसा कुछ नहीं है अब। विपनेश जी, जब आदमी की महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है तो वो कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई पहले बात इसको स्वीकारे आप कि ये यूपीए की मेंबर न थी, न है, न आगे भी संभावना नहीं दिखती है। जिस तरह की चीजें आ रही है, यूपीए ऑलरेडी इंटैक्ट है और यूपीए पर कोई भी प्रश्न करने से पहले उनका लोकस स्टैंड ही नहीं बनता है, आधार कोई नहीं बनता है जिस पर विचार में। ठीक है, उनका अपना डिस्पिरेशन है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इस बात की सच्चाई को भी स्वीकारना होगा कि राष्ट्रीय अस्मिता बनाम बंगाल की अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता बनाम तेलुगु देशम की अस्मिता, या राष्ट्रीय तमिल अस्मिता पर क्या राष्ट्रीय पार्टियों का एक जगह मिलन और एक जगह भाजपा से लड़ाई संभव है? लड़ाई तो 100% राष्ट्रीय विचारधारा के तौर पे ही होगा, राष्ट्रीय सोच पर होगा, राष्ट्रीय संगठन पर होगा और एक सबको लेकर चलने वाली जो प्रवृत्ति होगी, ये आधार है। और संजीव जी ने जो कि आपके संवाददाता है, बड़े विद्वान संवाददाता, उन्होंने जो बात रखी है, मैं उन पर एक जरूर थोड़ी सी आंशिक आपत्ति रखूंगा। जब भी लड़ाई हुई है केंद्रीय राजनीति में किसी भी सत्ताधारी दल के विरुद्ध, चाहे कांग्रेस के विरुद्ध भी जब लड़ते थे लोग, तो एक बड़ी पार्टी उसमें राष्ट्रीय स्तर की होती थी जो इसका संगठनात्मक ढांचा देश में होता था। अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज ढांचा किसका है जो भाजपा से लड़ सकती है? कांग्रेस लड़ सकती है। कांग्रेस की वैचारिक आधार भी है, संगठनात्मक ढांचा भी है और सभी दलों को लेकर चलने की एक उसमें क्षमता भी है जो दिखी है यूपीए के समय में। 10 साल हमने शासन भी चलाया है और अभी भी लगातार जनता के मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। ममता जी अच्छी एक नेता है, उनकी अपनी एक पहचान है, उन पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो तो कर रही हैं। पर बोलने का लोकस स्टैंडिंग आप दिखाइए दरिया दिली, लेकिन वो तो कर रही हैं, वो तो अपनी चाल चल चुकी हैं। तमाम जो यूपीए के घटक दल हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनकी राष्ट्रीय राजनीति। यही न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर बैठकर टीएमसी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि राहुल गांधी में अब क्षमता नहीं है नेतृत्व करने की, हमने बहुत मौका दे दिया, देश में घूमते रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा, इसमें हमारा घाटा है। अब कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो फ्रंट पर आए, जो बीजेपी से लड़ सके। विपनेश जी, लगातार संसद से लेकर सड़क तक पिछले 5 वर्षों से लड़ाई सबने देखी है। पहले की बात मैं छोड़ भी दूं तो उत्तर प्रदेश में लेकर के देश के अन्य भागों में लेकर के कोविड के टाइम में, उससे पहले श्रमिकों की जो आंदोलन थी उसमें कौन सबसे ज्यादा लड़ा और कौन सड़कों पे था, पूरा देश देखता है। जहां तक विपक्षी दलों को लेकर के एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति भाजपा के अगेंस्ट लड़ने की बात आई, वैचारिक तौर पे भी और सड़कों पे भी, तो वो राहुल गांधी जी ही लड़ रहे हैं, सबको पता है। युवाओं के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, कोविड को प्रबंधन के मुद्दों पर, या तो ये तो अपनी साथी पार्टियों को समझाइए ना, अपनी साथी पार्टियों को समझाइए ये बात। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आती हूँ, पार्टी समझते, ठीक है आती हूँ। सौरभ जी, पार्टी सभी समझ रहे हैं, ओके ऑल राइट, आती हूँ आपके पास डॉक्टर अजय उपाध्याय, आती हूँ, के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, और ये पहले भी रहा है विपिनेश जी। ओके ऑल राइट, आती हूँ। सौरभ जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि ममता बनर्जी बीजेपी से मिल गई हैं, आप कह रहे हैं बिना जनाधार के सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस ऐसा मानती है कि ममता बनर्जी बीजेपी से मिल गई हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी जो अलायंस पॉलिटिक्स है उसका नींव होता है ट्रस्ट, विश्वास योग्यता, जो ममता बनर्जी में ना कभी थी ना कभी होगा। क्योंकि आप देखिए, ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस तोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाए थे तो उस टाइम पे भाजपा के साथ एनडीए में थे। फिर जब देखा चुनाव आए और अल्पसंख्यक वोट उसको मिलेगा नहीं तो चले गए भाजपा को छोड़ के, फिर चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर आ गए एनडीए के बाद, फिर यूपीए को भी ऐसे भी निकल गए जैसे नहीं माना गया। ये जो एज अ पार्टी अलायंस, देखिए एनडीए का गवर्नमेंट चला था, अभी भी एनडीए का गवर्नमेंट चल रहा है, तो लेकिन ये विश्वास योग्यता जो है वो ममता बनर्जी में है नहीं।
कि वो एक अलायंस ऑपोजिशन लीडर का फेस के तरह उभर के आए। और जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस का तो अभी पूरा में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इसी से तैयार हो जाता है कि ममता बनर्जी जैसे एक रीजनल पार्टी आज कांग्रेस को खुलेआम ऐसे अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का जो फेस है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस, राहुल गांधी जी को सीधा वो निशाना कर रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही हताशाजनक बात है। और जहां तक रहा हमारे बात, तो हम बंगाल में आपको हराने के बाद वो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ बढ़ रही हैं, 24 की तैयारी कर रही हैं, इसको आप देख पा रहे हैं क्या सौरभ जी? नहीं, देखिए हमारे एक बार आप सवाल दोहराए हैं, थोड़ा मैं सुना रही। मैं कह रही हूँ बंगाल में आपको पटखनी देने के बाद अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व करना चाहती हैं, 2024 की तैयारी कर रही हैं, सीधी टक्कर देने के लिए आपको। अब देखिए बंगाल में तो हम 3 से 77 में पहुंच गए। अगर इसको आप पटकानी बोल रहे हैं तो ठीक है, ये आपके विचार है। दूसरी बात है कि फिर उससे इंस्पायर होके तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा गए थे तो वहां पे पुअर थर्ड बने। तो इसीलिए क्या है ना कि ममता बनर्जी शुरू के दिन से उसका दल का नाम दिया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ऑल इंडिया ये साबित अभी तक नहीं कर पाए। बार बार इसका नाकाम कोशिश कर रहे हैं, कभी गोवा में, कभी मणिपुर में, कभी त्रिपुरा में, और ये नाकामी रहेगा। तृणमूल कांग्रेस बंगाल का पार्टी होके रहेगा। चलिए मैं जवाब दे देती हूँ शुभांकर भट्टाचार्य से। शुभांकर जी, आप सुनी रहेंगे सौरभ जी को, वो क्या कह रहे हैं कि बंगाल तक ही सिमट कर रह जाएंगे, जो कोशिश कर रहे हैं वो बेकार जाएगी। एक बार पहले भी आप ऐसी कोशिश कर चुके हैं, एंड वक्त पे सभी नेता अलग हो गए थे दीदी से, तो अब इस बार क्या करने की कोशिश की जा रही है? देखिए विक्रेश जी, क्या होता है कि सबसे पहले आपने जो रिपोर्ट सुना है वो मुख्तार अब्बास जी का था, और उन्होंने शेयर और इस पर से बात करनी शुरू की। वो अंबानी और अडानी जी के साथ रहते ये भाषा जो है भाजपा के लोगों ने शेयर ट्रेडिंग और ट्रेडिंग की बात ज्यादा करता है। अब मैं आता हूँ बात, जब आप अभी मैं अजय जी को सुन रहा था, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि भाई किस तरीके से जो है तृणमूल मतलब उठना चाहती है, लेकिन उठनी पाती और एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, आवाज एकत्रित होनी चाहिए थी। तो ये बात मुझे लगता है कि उनको अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को भी बतानी चाहिए। उनको बताना चाहिए था कि जिस समय चुनाव हो रहा था बंगाल में, तो आप बेसिकली आप किसका विरोध कर रहे थे? आप भाजपा का विरोध कर रहे थे कि आप टीएमसी का विरोध कर रहे थे? और उसका नतीजा भी आपके भाई टीएमसी नहीं जीती। लड़ाई अगर भाजपा के साथ थी तो भाजपा तो बार बार भाजपा के पिता का बोल रहे थे कि हम 3 से 77 हो गए। 3 से 77 अच्छी बात है, लेकिन आप कहते टीएमसी को हराने आप उल्टा हमारी सीट बढ़ा के चले। तो बात यहाँ पे अगर आप मजबूती से लड़ाई की देखते हैं तो चीजें बहुत अलग है। अब आता हूँ, जब आप कहते हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में साहब हम नहीं गए कि बोलने के लिए कि दीदी कितने बड़े कद्दावर नेता है कि नहीं है। भाई अगर आप शरद पवार को मानते हैं, आपके नेता नहीं है, पुराने नेता है, वो खुद से वो बात पहले से शरद पवार भी कहते रहे कि भाई अगर राष्ट्रीय नेतृत्व अगर होना चाहिए तो उसमें ममता बनर्जी एक है। तो ये बात हम नहीं थोप रहे किसी के ऊपर, और नहीं हम बड़ी पार्टियों की तरह कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई गठबंधन होता है तो वर्चस्व हमेशा दो ही पार्टी का हो सकता है। कांग्रेस कह रही है कि यूपीए बिना कांग्रेस के ऐसे है जैसे बिना आत्मा के शरीर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मैं लौट रही हूं, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।